नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया की हर हलचल के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, पूरी दुनिया आज की तारीख में अगर किसी चीज को जानना चाह रही है तो वो सवाल है कि ये जंग कब थमेगी। अमेरिका ईरान लड़ना कब बंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसका इंपैक्ट पूरे विश्व पर हो रहा है, हम पर हो रहा है, आप पर हो रहा है, हम सभी पर हो रहा है। तो चलिए वर्ल्ड नाउ में जानते हैं कि आज अमेरिका ईरान से क्या अपडेट है, दोनों देशों की तरफ से क्या हलचल चल रही है। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के एटम प्लान की। और मिडिल ईस्ट में ईरान भी बड़ी एटमी तैयारी के साथ खड़ा हो गया है। तो तेहरान का एटम प्लान क्या है और क्या ट्रंप इस एटम प्लान में फंस जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप का एटम प्लान क्या है। आसमान से आज बारूद की गंध के बीच जंग का 32वां चैप्टर लिखा जा रहा है। पिछले 730 घंटे से ईरान समेत खाड़ी के तमाम मुल्क इस जंग की आग में झुलस रहे हैं, जिसकी तपिश अब दुनिया को डराने लग गई है। यह सिर्फ तारीखें नहीं, मलबे के नीचे दफन होती उम्मीदें और धुआं होते शहर हैं। कूटनीति की इमेज सूनी पड़ी हुई है और मिसाइल और बॉम्ब्स अब जुबान खोल चुके हैं। लेकिन आज मामला सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम से ईरान के इस्फहान को दहला दिया और इस जंग को एक खौफनाक फेज में धकेल दिया। राजनयिक मोहम्मद साफा के इस्तीफे और उनके परमाणु हमले के दावे ने वैश्विक सनसनी फैला दी है। 6 अप्रैल की डेडलाइन सिर पर है और व्हाइट हाउस के नीचे बनते $400 मिलियन के हाईटेक बंकर गवाही दे रहे हैं कि शहंशाहों ने अपनी सुरक्षा का इंतजाम तो कर लिया है, लेकिन आम नागरिकों का क्या होगा, इंसानियत का क्या होगा, मानवता का क्या होगा। क्या परमाणु प्रलय आने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है? क्या अमेरिका इजराइल का नक्शा बदलने वाला है? क्या पूरा विश्व कब्रिस्तान में तब्दील होने वाला है? ये बातें मैं आपको फैक्ट के आधार पर एक एक न्यूज कलेक्ट करके बताऊंगा कि क्यों कहीं जा रही है। इसके बाद बातचीत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट गोल्ड ऑपरेशन के बारे में। मिडिल ईस्ट की आग अब परमाणु दहलीज को लांघकर लूट की साजिश तक पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप की नजर ईरान के व्हाइट गोल्ड पर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है इस व्हाइट गोल्ड को लेने के चक्कर में वो खाड़ी में बोल्ड हो चुके हैं। माना यह जा रहा है कि ईरान के पास 1000 पाउंड संवर्धित यूरेनियम और विशाल तेल के भंडार हैं। पेंटागन ने एक ऐसे ग्राउंड इन्वेजन की कथा लिखी है जहां अमेरिकी कमांडो ईरान की जमीन में घुसकर व्हाइट गोल्ड छीनने की तैयारी में है, यानी कि ईरान के अंदर डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप। तो क्या परमाणु हथियार सिर्फ एक मुखौटा है? 39 साल पहले ट्रंप ने ईरान के खार्क द्वीप पर कब्जे की बात क्यों कही थी? और आज वेनेजुएला के गाढ़े तेल को रिफाइन करने के लिए ईरान का हल्का तेल अमेरिका को क्यों चाहिए? कजाकिस्तान जैसा शांतिपूर्ण मिशन ईरान में मुमकिन नहीं है, क्योंकि तेहरान ने अपने यूरेनियम को पहाड़ की सुरंगी में लोहे के कवच में छुपा रखा है। ट्रंप के लिए साख की लड़ाई है, लेकिन घर में ही नो किंग्स के नारों से घिरे राष्ट्रपति क्या 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम और कच्चे तेल के लिए दुनिया को इस एटमी विनाश में झोंक देंगे? देखेंगे इस ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड की कहानी। वर्ल्ड नाउ में इसके बाद बात करेंगे नेतन्याहू के बारे में। मिडिल ईस्ट की जंग में एक ऐसा डिजिटल बम फूटा है जिसने इजराइल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक डॉक्यूमेंट्री बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द बीबी फाइल्स। ऑस्कर विनर प्रोड्यूसर्स की यह डॉक्यूमेंट्री दावा करती है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश की सुरक्षा को दांव पर लगाया। हैरान करने वाला खुलासा यह है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर हमास को करोड़ों की फंडिंग दी ताकि फिलिस्तीन के 2 टुकड़े हो सके और एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कभी सिर न उठा सके। भ्रष्टाचार के 3 गंभीर मामलों में 1000 घंटे की पुलिस पूछताछ झेल चुके नेतन्याहू के लिए अब यह एक रेस्क्यू मिशन बन चुका है। आलोचकों का सीधा आरोप है कि बॉर्डर पर गोलियां चलेंगी तब तक बीबी की कुर्सी सलामत रहेगी और वो जेल जाने से बचे रहेंगे। आज आलम यह है कि इजराइल की 75% जनता उन्हें सत्ता से बाहर देखना चाहती है, लेकिन नेतन्याहू ने शांति के हर मौके को मिसाइल के शोर में दबा दिया है। सवाल बड़ा है, नेतन्याहू का सत्ता मोह क्या पूरे मिडिल ईस्ट को राख में बदलेगा या इजराइल के वजूद को मिटा देगा? आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इन खबरों को विस्तार से वर्ल्ड नाउ में। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जल्दी से बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ब्रेकिंग न्यूज, ट्रंप ने युद्ध में साथ न देने वाले देशों को धमकाया है, फ्रांस को धमकाया है।
कहा है यूके और फ्रांस अंजाम भुगतेंगे और उन्होंने कहा है कि ये जो दिक्कतें यूके फ्रांस पैदा कर रहा है उनको जवाब देना होगा। अमेरिका उन लोगों को कभी भूलेगा नहीं। सभी देशों को अमेरिका से तेल खरीदना होगा। होर्मुज से जाकर या तो खुद तेल ले लें। तो अमेरिका को पता है, डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर मैं ही होर्मुज से तेल नहीं निकाल पा रहा हूं तो दुनिया का कौन सा देश तेल निकालेगा। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप को यह पता होना चाहिए कि भारत होर्मुज से आसानी से तेल निकाल रहा है। मिस्टर ट्रंप साहब, हमारी चिंता आप मत कीजिए, आप बाकी दुनिया के देशों को देखिए जहां आपको तेल बेचना है। हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में तेल होर्मुज से आ रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच में आपको बता देता हूं। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने अभी बयान दिया है। यूएस के सैनिक पूरी ताकत से युद्ध लड़ रहे हैं। लड़ाई को लंबा खींचने की हमारी कोई योजना नहीं है। हम जल्दी जंग खत्म करना चाहते हैं। हेग्सेथ का अभी बस ताजा बयान आया है एकदम चंद सेकंड्स पहले। मैं आपको बता दूं, हेग्सेथ ने हथियार ढाल दिए हैं। कह रहा है हम इस युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। हमें यह लड़ाई लंबी नहीं चाहिए। ईरान से डील नहीं हुई तो हमले और भीषण होंगे, लेकिन जल्द ही इस जंग को हम रैप अप करेंगे, वाइंड अप करेंगे और वहां से निकलेंगे। यानी कि इस कहानी का क्लाइमैक्स बहुत जल्दी सामने आने वाला है। ईरान अमेरिका की इस कहानी में क्लाइमैक्स का टाइम आ गया है। पीट हेग्सेथ ने कह दिया है कि हम कोई लंबी जंग के चक्कर में नहीं है। 24 घंटे में ईरान के हमले कम हुए हैं। हम जल्द से जल्द जंग खत्म करना चाहते हैं। हमारी कोई योजना नहीं है इस लड़ाई को लंबी खींचने की। और यूएस के सैनिक पूरी ताकत से युद्ध लड़ रहे हैं। वैसे पीट हेग्सेथ के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, जहां तक मैं पीट हेग्सेथ को पढ़ पाया हूं, ऑब्जर्व कर पाया हूं, उनके बारे में जान पाया हूं, यह व्यक्ति वही बातें बोलता है जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आती हैं। एक एक लाइन जो डोनाल्ड ट्रंप को भाती अच्छी लगती है, ये बस वही बोलता है। इसकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी, कोई अपनी लाइन नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। मिडिल ईस्ट के आसमान से बारूद की गंध आ रही है। इस जंग में अब एटम की बात होने लगी है। तो क्या तेहरान का एटम प्लान अमेरिका इजराइल को ध्वस्त करेगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने एटम से खाड़ी का नक्शा बदल देंगे? अगर खाड़ी में एटम का इस्तेमाल हुआ तो क्या इजराइल का वजूद बचेगा? क्योंकि इस जंग की तपिश अब दुनिया को डरा रही है। ये सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि मलबे के नीचे दफन होती उम्मीदें और धुआं होते शहर हैं। कहने को तो सूरज रोज उग रहा है, लेकिन सुबह सिर्फ तबाही का नया मंजर लेकर आ रही है। कूटनीति की मेज सुनी पड़ी है और मिसाइल की गर्जना जुबान बन चुकी है। सवाल यह नहीं कि जंग कब शुरू हुई है, सवाल यह क्या इंसानियत के पास इसे रोकने का कोई रास्ता बचा है, या मिडिल ईस्ट का ये भूचाल, मिडिल ईस्ट का ये बवाल धरती के भूगोल को बदलने की ताकत रखता है। बताएंगे पूरी खबर। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, इस जंग में कैसे एस्केलेशन का एक नया मोड़ आया। सबसे पहले बड़ी स्क्रीन पर तस्वीर लेकर आइए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह तस्वीर पोस्ट की। जब तेहरान में हमला हुआ तो आधी रात में तस्वीरें देखकर साफ पता चला कि भयानक उजाला, भयानक रोशनी और बहुत जोर से धमाके की आवाज। यह वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के प्रमुख शहर इस्फहान में एक बड़े हथियार गोदाम पर हमला किया। यहां पर 2000 पाउंड के 2 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका कह रहा है कि हमने यह हमला ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने के लिए किया है। दो तस्वीर आपको दिखाते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ अमेरिका ने इस्फहान शहर पर 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। इस्फहान में गोला बारूद डिपो पर हमला किया। यूएस ने दावा किया कि हमने सैनिक क्षमता को कमजोर कर दिया है। पर इस धमाके की आवाज सुनिए, ऐसा लगा जैसे कि परमाणु बम से हमला किया गया। हमले पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया है। इस्फहान वो शहर है जहां पर एनरिच्ड यूरेनियम रखा गया है ईरान का। ये जानकारी सामने है। हमले से पहले की तस्वीर आपके सामने है और हमले के बाद की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये उस धमाके की आवाज है जिसने पूरे ईरान को अंदर से हिलाकर रख दिया। लेकिन अब इसका बदला कितना भीषण होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। यानी खाड़ी में अब जंग की तस्वीर एक नया आकार ले रही है। ये लड़ाई किसी और लेवल पर जा चुकी है।
ना अमेरिका रुकने को तैयार है, ना तेहरान ईरान मानने को तैयार है। ईरान में हमले के बाद ब्लैकआउट जैसी स्थिति हो गई। हमले के बाद कई छोटे बड़े धमाके हुए। इन धमाकों की वजह से आग के बड़े गोले और तेज झटके पूरे इलाके में महसूस किए गए। इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि अब ये जंग किसी और लेवल पर जा चुकी है और खत्म होने की जगह ये अब परमाणु वॉर की दहलीज पर जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक अपने सारे विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ कुछ भी नहीं है। दुनिया में परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर का खतरा हाल के वर्षों में सबसे निचले स्तर से बढ़कर अब एक गंभीर चिंता बन गया है। आशंका है कि इसका बैटल ग्राउंड कोई और नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट ही हो सकता है। अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और अब यह खतरा एटम वॉर तक पहुंच चुका है। परमाणु हथियार विकसित करने की आशंकाओं के कारण परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन, पाकिस्तान जैसे कई देश अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहे हैं। ईरान जंग ने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने के लिए और मजबूर कर दिया है। और इस बारे में एक जानकारी सामने आई, एक व्यक्ति का नाम सामने आया। इस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद सफा, जिसने यूएन में अपने राजनयिक पद से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद सफा ने यहां तक दावा किया है कि ईरान पर अमेरिका परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा है। इस दावे से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई, लोग सख्ते में आ गए। तो मोहम्मद सफा के इस दावे पर इतनी चर्चा क्यों है? इससे पहले हमें यह जानना होगा मोहम्मद सफा है कौन। मोहम्मद सफा संयुक्त राष्ट्र में पीवीए के चीफ प्रतिनिधि थे, हालांकि वो रिजाइन कर चुके हैं। पैट्रियोटिक विजन ऑर्गेनाइजेशन के चीफ रिप्रेजेंटेटिव थे। पीवीए को यूएन आर्थिक सामाजिक परिषद से विशेष सलाहकार का दर्जा मिला। सफा एक दशक से अधिक समय से संगठन से जुड़े हुए थे। उन्होंने 2013 से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में सेवाएं दी थी। मोहम्मद सफा ईरान और इजराइल अमेरिका के संघर्ष को लेकर क्या दावा कर रहे हैं, जिसके बाद से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। मोहम्मद सफा का दावा है कि ईरान पर अमेरिका परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी में जो अमेरिका है वो काम कर रहा है और यूएन जो है वो उसके बाद की जो स्थिति क्या हो सकती है उससे निपटने की तैयारी कर रहा है। साफा ने कहा कि लोग स्थिति को गंभीरता से अभी नहीं समझ पा रहे हैं। साफा ने दावा किया कि जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। और उन्होंने कहा कि जानकारी लीक करने के लिए उन्होंने अपना राजनयिक करियर छोड़ दिया, कर्तव्यों को निलंबित कर मानवता के खिलाफ अपराध से दूरी बनाई। जल्दी से दूसरे कैमरे पर शिफ्ट करते हैं, कैम 2 पर। किसी देश ने इस दावे की पुष्टि अभी तक नहीं की है। हालांकि यूएस प्रशासन ने भी किसी परमाणु विकल्प पर विचार से इनकार किया है। व्हाइट हाउस से साफा के बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ट्रंप ने ईरान को 6 अप्रैल तक होर्मुज खोलने की चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन लंबे जमीनी ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहा है। अमेरिका के काउंटर टेरर प्रमुख जो केंट ने विरोध में इस्तीफा दिया। जो केंट के मुताबिक ईरान से यूएस को कोई तत्काल खतरा नहीं था, लेकिन हालात अब तनावपूर्ण हो गए हैं क्योंकि अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है और अमेरिका ने ईरान को 6 अप्रैल तक का समय दिया है। ईरान ने कहा है कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जितना भी समय देना है, हमें इसे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन युद्ध बंद नहीं होगा और हमले भी जारी रहेंगे, पलटवार चलता रहेगा। तो इसके बाद क्या होगा, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। 6 अप्रैल में बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है। बीते 32 दिन में अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ लूज किया है, गंवाया है। ना इजराइल के हाथ कुछ आया, ना अमेरिका के हाथ कुछ आया है। और तो और ईरान ने अब होर्मुज पर टोल लगाने को लेकर अपनी संसद में बिल भी पास कर दिया है, ईरान में कानून बना दिया है। इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ट्रंप अब आखिरी चाल चलने वाले हैं, ब्रह्मास्त्र चलाने वाले हैं, मानवता को आग में झोंकने वाले हैं? क्या कर सकते हैं ट्रंप? क्योंकि 32 दिन की लड़ाई में अमेरिका को भारी नुकसान हो चुका है। यूएस के सुपर पावर की साख ढह चुकी है। ईरान अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। साख बचाने के लिए ट्रंप परमाणु हमला कर सकते हैं। ईरानी मिसाइलों से अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ईरान को काबू में करने के लिए छोटे टैक्टिकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है
और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि परमाणु हमला भी मुमकिन है अगर ईरान को नहीं झुका पाए डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद। कहते हैं दहशत फैलाने वालों को भी डर लगता है, ऐसा ही हाल डोनाल्ड ट्रंप का है। अब जब परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है, कयास लगाए जा रहे हैं, तो व्हाइट हाउस के नीचे नए बैंकर बनवाए जा रहे हैं। 90,000 स्क्वायर फीट बॉलरूम के नीचे एक विशाल और हाईटेक सैन्य बंकर तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस $400 मिलियन प्रोजेक्ट में आधुनिक सुरक्षा सिस्टम शामिल होगा। हालांकि बंकर की क्षमता और पूरी जानकारी सीक्रेट रखी गई है, यानी अगर किसी भी तरीके से व्हाइट हाउस को निशाना बनाया गया, परमाणु हमला किया गया, तो ये ट्रंप को सुरक्षित रखेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति को सुरक्षित रखेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। व्हाइट हाउस में 90,000 स्क्वायर फीट एरिया में काम कराया जा रहा है, जहां पर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्रूफ बंकर बनाया जा रहा है। आधुनिक सैन्य बंकर बनाने का खुलासा हुआ है। पूरा प्रोजेक्ट करीब $400 मिलियन का है। बॉलरूम के नीचे बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, सिर्फ छिपने के नहीं बल्कि मीटिंग्स के लिए, रणनीति बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी माना जा रहा है। बुलेट प्रूफ ग्लास होंगे, एडवांस सुरक्षा सिस्टम लगाया जाएगा। यानी परमाणु संभावित हमले को लेकर अमेरिका ही नहीं, कई देश ऐसे ही भूमिगत बंकर बनाने में लगे। रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष की वजह से दुनिया भर में परमाणु बंकरों और भूमिगत सुरंगों के निर्माण में तेजी देखी जा रही है। कई देश इस मिशन पर लगे हुए हैं। संभावित परमाणु हमले को लेकर अब कोई कोरी कहानी नहीं रह गई है, अब इसके हालात बनते दिख रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका ही नहीं, कई देश अंडरग्राउंड बंकर बनाने में लगे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्षों की वजह से दुनिया भर में परमाणु बंकर और भूमिगत सुरंगों के निर्माण में तेजी आई। खतरे को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में परमाणु हथियारों का जखीरा और उसके उपयोग की तैयारी दोनों बढ़ रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर तैनात परमाणु हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो एक नई हथियारों की दौड़ के संकेत है। वर्तमान में दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। खबर है कि परमाणु हथियार की वृद्धि पर्दे के पीछे से की जा रही है, कोई खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा है, सब आधुनिकीकरण का नाम दे रहे हैं। 9 परमाणु संपन्न देश अपने हथियारों को घातक बना रहे हैं। इसमें मिसाइल प्रणाली, एआई आधारित कमांड सिस्टम शामिल है। रूस ने हाल ही में बड़े पैमाने पर परमाणु अभ्यास किए हैं। आईसीबीएम दागे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नेटो ने भी परमाणु प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए अभ्यास तेज कर दिए हैं। संधियों का अंत हो रहा है। यूएस और रूस के बीच इसी साल आखिरी बड़ी हथियार संधि न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो गई। 5 फरवरी 2026 को इसने दम तोड़ दिया। हालांकि रूस ने ऑफर किया था कि इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अमेरिका ने इससे अलग होने का फैसला किया। अमेरिका का यह मानना था कि इसमें चीन को भी शामिल किया जाए, तब अमेरिका न्यू स्टार्ट ट्रीटी में वापस लौटेगा, लेकिन चीन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। न्यू स्टार्ट ट्रीटी ने दोनों देशों के परमाणु हथियार को अब तक काबू कर रखा था, लेकिन अब हथियारों की संख्या पर कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इधर नागरिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। नेटो की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक सभी देश काम में जुटे हुए हैं। कई देश रक्षा बजट का एक हिस्सा सिविल तैयारी में खर्च कर रहे हैं। रक्षा जानकार ये बताते हैं कि 1945 के बाद से सबसे खतरनाक परमाणु युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कूटनीति की जगह सैन्य शक्ति ने जगह ले ली। मिडिल ईस्ट की जंग में कोई कानून का पालन नहीं हो रहा। इतना तो साफ है कि जब दुनिया के कई देशों ने समझौता किया कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्लस्टर मिसाइलों का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो ऐसे समय में ईरान क्लस्टर और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि समझौते में ईरान को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाकी देश तो थे। इसके बावजूद इजराइल और अमेरिका खतरनाक मिसाइल और बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या शक्तिशाली देशों के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है? जाहिर सी बात है, इस जंग में अमेरिका को कुछ भी नहीं मिला है और लगातार नुकसान हो रहा है। और अगर यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप वो फैसला ले सकते हैं जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसे कई लोगों ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने उनसे कहा कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के रेजिम में है, कुछ भी मुमकिन है, यहां तक कि न्यूक्लियर अटैक भी मुमकिन है। और 6 अप्रैल के बाद क्या होगा,
इसकी कल्पना अभी से नहीं की जा सकती है। हालांकि एक बात है कि जब तक अमेरिकी ट्रूप्स इस इलाके में हैं, तब तक ऐसे किसी हमले की आशंका कम है, क्योंकि अगर अमेरिका ने ऐसी गलती की तो यहां पर मिडिल ईस्ट में आम लोगों के साथ साथ, यहां के लोगों के साथ साथ बड़े पैमाने पर अमेरिकियों की भी जान जाएगी। बात करते हैं अब अमेरिका के ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड की। ईरान की सबसे बड़ी ताकत आज की तारीख में क्या है? ईरान की सबसे बड़ी ताकत है आज की तारीख में व्हाइट गोल्ड। वो व्हाइट गोल्ड नहीं जिसे ज्वेलरी में या फिर बाकी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। ये वो व्हाइट गोल्ड है जिसे एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। और इसी को पाने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप साहब हो गए हैं बोल्ड। खुफिया रिपोर्ट्स का दावा यह है कि पेंटागन अब व्हाइट गोल्ड पर डाका डालने की तैयारी कर रहा है। जैसा कि आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि कमांडोज की एक एलीट टीम होती है जो किसी दुश्मन देश में जाती है, ऑपरेशन चलाती है और वहां से दुश्मनों का सफाया करती है और बहुत जरूरी एटम बम का जो घड़ी रहता है या फिर टिक टिक करती कोई चीज रहती है उसको उठा के ले आते हैं। अमेरिकी कमांडो ईरान की सरजमी में घुसकर 440 किलो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम अपने कब्जे में लेंगे, यह प्लानिंग की जा रही है। यह कोई मामूली ऑपरेशन नहीं होगा। दावा यह है कि एक सीधा ग्राउंड इन्वेजन होगा और इस खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों तक ईरान के अंदर रुकना पड़ सकता है। हालांकि कहने में, सुनाने में जितना आसान लग रहा है, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि तेहरान ने भी ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड को लेकर उतनी ही जबरदस्त तैयारी की है। एक तो यह नहीं पता अमेरिका को कि व्हाइट गोल्ड है कहां पर। तो अमेरिका के यूरेनियम हंट को पहले समझते हैं। ईरान के यूरेनियम पर अमेरिका कब्जा चाहता है, यह बात आपको पता है। पेंटागन ने ईरान को लेकर खास प्लानिंग बनाई है। ईरान में ऑपरेशन के लिए यूएस सैनिक भेज रहा है, यह बात भी आपको पता है। प्लानिंग यह है कि इसके यूरेनियम को वहां से उड़ा लिया जाए। यानी करीब 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो साफ कर दिया जाए। अमेरिका का मानना है कि ना बांस रहेगा और ना ही बजेगी बांसुरी। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। अमेरिका का मकसद है ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। तो ईरान ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि हम यूरेनियम का इस्तेमाल कृषि, मेडिकल, रिसर्च और एनर्जी के लिए करते रहेंगे। इसके लिए हमें दुनिया से, किसी देश से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन होने पर ईरान का जवाब खतरनाक हो सकता है, लड़ाई लंबी चल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ऑपरेशन मिडिल ईस्ट में तनाव को बढ़ा सकता है। दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद यह है कि किसी तरह से एनरिच्ड यूरेनियम अगर आ जाए तो फिर ईरान को रोका जा सकता है। यूएस चाहता है कि ईरान के पास ना ही यूरेनियम रहे और ना ही परमाणु कार्यक्रम रहे। और अगर ऐसा होगा तो ईरान कभी परमाणु हथियार बना ही नहीं पाएगा जब तक उसके पास दोबारा से एनरिच्ड यूरेनियम ना आ जाए। ट्रंप और अमेरिका की चाहत है कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम ना रहे। इसी को लेकर पिछले साल जून 2025 में ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया। पिछले साल करीब 12 दिनों की लड़ाई हुई, जिसके बाद फिर से एक बार यही आरोप लगाया गया कि ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम के जरिए परमाणु बम बनाने की तैयारी किया है। इसी को आधार मानते हुए अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। हमले के बाद से करीब 32 दिनों से जंग जारी है। चलिए बताते हैं आपको कि ट्रंप ईरान के यूरेनियम पर कब्जा चाहते हैं तो इसमें खतरा कितना है और क्या है ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड। ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड अगर ट्रंप चलाते हैं तो सबसे पहले अमेरिकी सैनिकों की जान पर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान में घुसकर ऑपरेशन चलाना अमेरिकी सैनिकों के लिए आसान नहीं है। हजारों सैनिकों की जान जा सकती है। लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खास करके वो बहुत जिद्दी किस्म के नेता माने जाते हैं। उनको लगता है कि अगर युद्ध में नुकसान होता है तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये बात कबूल भी की है।
कि लड़ाई में नुकसान होता है, ये उनका बयान है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर सैनिक ईरान में घुसे तो तेहरान उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, IRGC उन्हें वहीं दफन करने की तैयारी करेगा। और इस बीच खबर यह भी है कि ईरान से अमेरिका बातचीत चाहता है और बातचीत के जरिए यूरेनियम अमेरिका को सौंपने की बात कर रहा है। और अगर ईरान ने यूरेनियम नहीं दिया तो अमेरिका इसे जबरन वहां से निकालने की कोशिश करेगा। ईरान ने अपने यूरेनियम को कहते हैं पहाड़ों में बने सुरंग में छिपाकर रखा है। वैसे तो तेहरान के पास कुल 7 परमाणु केंद्र हैं, लेकिन ज्यादातर काम 3 ही जगहों पर होता है। कहां कहां होता है? एक तो है नतांज, जो कि सबसे पुराना परमाणु फैसिलिटी है ईरान का, यहां पर काम होता है। फिलहाल ईरान में फोर्डो में भी यूरेनियम एनरिच किया जाता है। एक और जगह है फोर्डो के अलावा इस्फहान, जहां पर अटैक की तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई थी। इस्फहान में भी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसे अमेरिका ने बर्बाद कर दिया है। अगर यहां पर एनरिच यूरेनियम है तो यहां रेडिएशन का खतरा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से इस्फहान में हमला हुआ है वो बहुत खतरनाक तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई थी। ईरान के पास 440 किलो 60% तक एनरिच यूरेनियम है, जिससे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, तकरीबन 10। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भंडार सीक्रेट जगहों पर छिपाया गया है, जिसे हासिल करना बेहद मुश्किल है। संवर्धित यूरेनियम को हासिल करना या नष्ट करना किसी भी देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण माना जाता है। विशेषज्ञों की माने तो मौजूदा युद्ध खत्म होने के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ेगा, खासकर तब जब देश में नेतृत्व बदलता है और नए नेता परमाणु हथियार बनाने की दिशा में जल्दबाजी कर सकते हैं। और जिस तरह का हमला ईरान पर हुआ है, मुझे लगता है ईरान के पास अगर 10 किलो भी एनरिच्ड यूरेनियम होगा तो ईरान परमाणु बम बनाकर ही मानेगा। क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाया, एज अ वेपन ऑफ डेटरेंस इस्तेमाल नहीं किया, तो ईरान पर बार बार हमले होते रहेंगे। इसलिए ईरान का अब एकमात्र उद्देश्य रह जाएगा कि वो एटम बनाए। कहां हो सकता है यूरेनियम? जमीन के नीचे यूरेनियम छिपाया गया, इसलिए अमेरिका ने इस्फहान में 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। कहते हैं 18 से 20 कंटेनर्स में यूरेनियम रखा गया है। गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा आकार है, इन्हें ढूंढना और कब्जे में लेना बहुत मुश्किल है। और जो बात डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि वहां घुस के यूरेनियम कब्जा करके वापस आ जाएंगे, ये नामुमकिन है। अमेरिकी सैनिकों का उतरना मतलब जान से हाथ धोना। 32 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ अमेरिका को। 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी ईरान इजराइल अमेरिका की लड़ाई किसी मोड़ तक नहीं पहुंची है। उधर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन शुरू हो गए, दबाव बढ़ता जा रहा है। इधर ट्रंप का मिशन पूरा नहीं हुआ है, उन पर इस युद्ध से निकलने का प्रेशर है। और अब एक बहुत शार्प मिशन चलाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिससे वो डाका डालना चाहते हैं तेहरान के अंदर। 32 साल पहले यूएस आर्मी ने एक ऐसे ही मिशन को अंजाम दिया है, कजाकिस्तान ऑपरेशन। याद है आपको कजाकिस्तान ऑपरेशन क्या था यूएस आर्मी का? कहते हैं 32 साल पहले कजाकिस्तान में पड़े 600 किलो यूरेनियम को अमेरिका ने निकाल लिया, जिससे तकरीबन 20 बम बनाए जा सकते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस ऑपरेशन को मंजूरी दी थी और कुछ ऐसा ही ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ईरान में हो। लेकिन कजाकिस्तान में अमेरिका का ऑपरेशन शांतिपूर्ण था और गुप्त था। इसका नेचर नॉन कॉम्बैट था, यानी इसमें किसी तरह की लड़ाई का खतरा नहीं था। ईरान में अमेरिका का ऑपरेशन बेहद हाई सिक्योरिटी थ्रेट वाला है और पूरी तरीके से कॉम्बैट ऑपरेशन होगा। इसमें स्पेशल कमांडोज को ईरान के अंदर जाना होगा, यूरेनियम ढूंढना होगा, टनल्स के अंदर जाना होगा, तब जाकर वो इसे यहां से निकाल सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अगर ऐसा कोई ऑपरेशन चलाया जा सकता है तो इसमें तकरीबन 7 दिन का वक्त लग सकता है। इन सब के बीच ईरानी ड्रोन्स, मिसाइल्स, ग्राउंड फोर्स का खतरा। ईरान अपने यूरेनियम को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। IAEA के मुताबिक ये मटेरियल UF6 गैस के सिलेंडरों में हो सकता है, जो रेडियो एक्टिव और हैंडलिंग में खतरनाक होंगे। और इतना एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास कि वो कुछ भी कर सकता है। 60% तक एनरिच किया हुआ यूरेनियम है, तो 3% अगर एनरिच कर लेते यूरेनियम को तो बिजली
पावर प्लांट का काम चलाया जा सकता है। 60% एनरिच कर लेते हैं तो मेडिकल रिसर्च और बाकी तरह की चीजों के में काम में आता है। 90% तक एनरिच कर लेते हैं तो आप परमाणु बम बना सकते हैं। क्या क्या बन सकता है? 10 न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं। अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना करा पाए तो एनरिच्ड यूरेनियम मिसाइल में डालकर दाग सकते हैं, जिससे कि डर्टी बम बन जाएगा, रेडिएशन फैल सकता है, बड़े पैमाने पर लोग मारे जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी की ईरान बात कर रहा है, कह रहा है हम बनाएंगे, और सैन्य कवच एक तरह से अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते हैं तो फिर ये सैन्य कवच के तौर पर भी काम करेगा। यानी कुल मिलाकर ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेना आसान नहीं है। ट्रंप चाहते हैं कुछ तो अचीव करके जाएं, वरना अमेरिका में मुंह क्या दिखाएंगे। दुनिया में वैसे भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। पहले टैरिफ और उसके बाद वेनेजुएला, जहां पर राष्ट्रपति और उनकी बीवी को भी किडनैप कर लिया, और अब ईरान से लड़ाई मोल लेकर जो स्थिति पूरी दुनिया की डोनाल्ड ट्रंप ने की है। आज 10% लोग भी पूरी दुनिया में नहीं होंगे डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते होंगे। ट्रंप चाहते थे कि ईरान में लोग सुप्रीम लीडर के खिलाफ हो जाएं, लेकिन अमेरिका के लोग अपने सुप्रीम लीडर के खिलाफ हो गए। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही खतरे में आ गए, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई। अब कह रहे हैं कि यार ये मिड टर्म इलेक्शंस के बाद मुझ पर इंपीचमेंट चलाएंगे, मुझ पर महाभियोग चलाएंगे। देखिए कैसे 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कैसे ईरान के समर्थन में लोग खड़े नजर आ रहे हैं। नो किंग प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहा है और खाड़ी जंग का विरोध भी किया जा रहा है। तो ईरान से लेकर अमेरिका की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। Everything to get Trump out. Yes, we do. But we cannot rely on the Democrats. And we cannot put system in this country. Trump isn't like us. Trump isn't an anomaly. In this country. People are mad about that. And we need to recognize a whole new with the people support what he's doing. Why? What is it about the working of this system that gave rise to fascism? यानी ईरान के लोग अपने रिजीम के लिए साथ आ गए और अमेरिका में लोग अपने ही रिजीम के खिलाफ हो गए। पिछले 1 महीने में यह हासिल किया डोनाल्ड ट्रंप ने। अरब अमेरिका तेहरान में जाने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि अब जो जानकारी सामने आई उससे साफ है कि अमेरिका की नजर, खासकर ट्रंप की नजर यूरेनियम पर तो है ही, लेकिन ईरान के ऑयल पर भी है। दुनिया जानती है इस बात को कि वो ईरानी ऑयल के पीछे पड़े हैं, और आज से नहीं पड़े हैं। एक बहुत पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल है। 39 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में खार्ग द्वीप पर कब्जे की बात कही थी। तो जाहिर सी बात है ये यूरेनियम, परमाणु, एटम, ये सब बहानेबाजी लगती है। असली मकसद और असली खेल ही तेल का है। चलिए आपको मैं इसकी कहानी सुनाता हूं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने कब्जे में लिया और वहां के तेल व्यापार को अपने अंडर ले लिया और कह दिया कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका बेचेगा, जिसको जो करना है कर लो। इसमें एक और कहानी यह है कि वेनेजुएला का जो क्रूड है वो हैवी क्रूड माना जाता है। हैवी क्रूड को रिफाइन करना काफी टफ होता है। हालांकि हैवी क्रूड इंडिया में रिफाइन होता है और दुनिया भर में फिर इंडिया में रिफाइन होकर दुनिया भर में बेचा भी जाता है, लेकिन बहुत कम देशों के पास वो लॉजिस्टिक्स है जिससे कि वो हैवी क्रूड को रिफाइन कर पाए। तो ट्रंप ये प्लान कर रहे हैं कि वो हैवी क्रूड को ईरान के क्रूड ऑयल के साथ मिला दें, और सालों से वेनेजुएला भी यही करता था। ट्रंप को पता चला कि वेनेजुएला के तेल पर सिर्फ कब्जे से काम नहीं होगा, इसलिए ट्रंप ने फटाफट ईरान पर हमले की प्लानिंग कर दी। वेनेजुएला से पहले भी ईरान का तेल खरीदता था। मादुरो सरकार ने रोजाना 4 लाख बैरल तेल खरीदा है ईरान से। वेनेजुएला का तेल ईरान के तेल में मिलाया जाता था और फिर दोनों तेल को मिलाने के बाद रिफाइन किया जाता था। ईरानियन ऑयल लाइट ऑयल है, वेनेजुएलन ऑयल जो है वो हैवी क्रूड ऑयल है। यानी कि तेल के कारोबार के लिए ईरान के तेल पर कब्जा जरूरी था।
वरना वेनेजुएला के क्रूड का क्या करेंगे अमेरिका। हालांकि अभी अमेरिका में रिलायंस ने एक बहुत बड़ी रिफाइनरी सेटअप की है जिसके ऑपरेशनल होने में तकरीबन 5-7 साल 8 साल का वक्त लग सकता है। तब तक क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप इस तेल का? कच्चे तेल का भंडार कहां कहां है ये भी आप देख लीजिए। क्यों वेनेजुएला और ईरान पर हमले हुए हैं आप बस एक चार्ट से समझ जाएंगे। क्रूड ऑयल रिजर्व बिलियन बैरल में है। वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल है, हैवी क्रूड। सऊदी अरब के पास 267। तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर है ईरान, 208 बिलियन बैरल का रिजर्व है ईरान के पास। तो क्यों नहीं चाहेगा अमेरिका की ईरान पर उसका कंट्रोल रहे और ईरान को अमेरिका अपने हिसाब से चलाए? ये तो अमेरिका का ख्वाब है। फिर कनाडा के पास 159 बिलियन बैरल का रिजर्व है। तो कनाडा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा आपको याद होगा? अपनी इसी रिजीम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा 51st स्टेट होगा अमेरिका का, वो अमेरिका का ही पार्ट है। मतलब यहां पर भी नजर है। इराक पर तो हमला कर ही चुके हैं। इराक की क्या स्थिति आप जानते ही हैं। यूएई उनके जेब में है, कुवैत उनकी जेब में है। अमेरिका में 81 बिलियन बैरल का रिजर्व है, लेकिन अमेरिका में तेल इन दिनों बहुत महंगा है। रशिया का कुछ कर नहीं सकते। लीबिया को आप 49 बिलियन बैरल है लीबिया पर नजर है ही अमेरिका की। तो रिफाइनरी ऑयल में अमेरिका बहुत आगे है। यह आंकड़ा कच्चे तेल को लेकर है। दुनिया में कच्चे तेल की हिस्सेदारी में वेनेजुएला 17.5% में सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब 15.4% में, ईरान 12%, कनाडा 9.2%, इराक 8.5%, यूएई 6.5%, कुवैत 5.9%, अमेरिका 4.7%, रशिया 4.6% और लीबिया 2.8%। तो खेल आधा खेल वेनेजुएला, सऊदी अरब और ईरान का है। 50% का मामला वेनेजुएला अब कंट्रोल में है, सऊदी अरब पहले से जेब में है, ईरान बच गया, कनाडा बगल में। कहते हैं हमारा 51st स्टेट है कनाडा। मतलब अमेरिका एनर्जी के लिहाज से सोच रहा है कि अगर चाइना क्रिटिकल मिनरल्स पर संप्रभुत्व हासिल करके पूरी दुनिया में मोनोपोली चलाना चाहता है तो अमेरिका उसके काउंटर में एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहा है। वो कहते हैं कि भाई तेल पूरी दुनिया में अमेरिका कंट्रोल करेगा और 90% पूरी दुनिया में एनर्जी नीड फॉसिल फ्यूल से ड्राइव होती है। फॉसिल फ्यूल में कच्चा तेल जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, बाकी चीजें बनाई जाती हैं, कोयला, वो भी फॉसिल फ्यूल में। तो यहां पर एक पंथ दो काज करने थे, एक तीर से दो शिकार करना था। तेल कंट्रोल हो जाता अगर तेहरान अमेरिका के कंट्रोल में चला जाता, और अगर नहीं होता तो फिर इजराइल का मकसद पूरा हो जाता और तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट कर दिया जाता। तो दो चीजें हासिल करके अमेरिका यहां से वापस जाने वाला था। लेकिन वो कहते हैं ना, लालच में दो गए माया मिली न राम। अब लालच में गए थे, वहां एक तेल चाहिए था, एक को परमाणु कार्यक्रम खत्म करना था। दोनों खाली हाथ बैठे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि हमने 32 दिन में क्या हासिल किया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। एक बड़ी खबर इस बीच में आ रही है, आपको बताते हैं। नेटो पर यूएस रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का बयान सामने आया है। ईरान युद्ध के बाद नेटो का फैसला होगा, यह कह दिया है, क्योंकि नेटो ने कह दिया था भाई आपकी लड़ाई आप लड़ो, हम इजराइल से हमें क्या लेना देना, इजराइल को हम नहीं जानते। और इसकी वजह से अब पीट हेग्सेथ नेटो को धमका रहे हैं। नेटो का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे, पीट हेग्सेथ ने कहा। मैंने आपको क्या बताया था, पीट हेग्सेथ वही लाइन बोलते हैं जो ट्रंप को बहुत अच्छी लगती है। ट्रंप को खुश करने के लिए पीट हेग्सेथ ने कहा है कि भाई नेटो का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। यानी कि पहले नेटो को कायर बताया, फिर नेटो को डरपोक बताया, फिर नेटो को कंगाल बताया, फिर नेटो को कह रहे हैं कि अब नेटो का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। अब राष्ट्रपति ट्रंप क्या क्या फैसला करेंगे मिड टर्म इलेक्शन तक वो देखने वाली बात होगी। इजरायली पीएम नेतन्याहू, जिन्हें लोग प्यार से बीबी बुलाते हैं, हाल में नेतन्याहू गायब हो गए थे तो उनके मरने की अफवाह उठ गई। कई वीडियोस में ऐसा दावा भी किया गया और इजराइल भी बार बार उनके एआई जनरेटेड वीडियोस पोस्ट कर रहा था, तो फिर चर्चा में आ गए वो। हमने भी ये खबर आपको दिखाई थी।
अब नेतन्याहू के बारे में एक और डॉक्यूमेंट्री सामने आई है। यह डॉक्यूमेंट्री पूरी दुनिया में भूचाल मचा रही है, जिसमें बताया गया है कि नेतन्याहू ने किस तरह से इजराइल के खिलाफ ही साजिश की, हमास को फंडिंग की और इजराइल पर हमला करवाया। और इसमें जो बयान लिए गए हैं वो इजरायली एक्स ऑफिसर्स के लिए गए हैं। बीबी फाइल्स के नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई, जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मामलों के केसों पर आधारित है। इसमें नेतन्याहू और उनके परिवार और कुछ करीबियों के पूछताछ के लीक्ड वीडियो फुटेज का इस्तेमाल किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्टर एलेक्सिस ब्लूम ने डायरेक्ट किया है। और बता दें आपको कि इजरायली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं रेविव ड्रकर, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। अब इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है? इस डॉक्यूमेंट्री में दावा यह है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर हमास को फंडिंग किया। 2018 में नेतन्याहू सरकार ने कतर से आने वाले लाखों डॉलर के सूटकेस को सीधे गाजा पहुंचाने का रास्ता साफ किया। मकसद क्या था? मकसद यह था, फूट डालो और राज करो। नेतन्याहू चाहते थे कि हमास गाजा में मजबूत बना रहे और हमास फिलिस्तीन के खिलाफ खड़ा हो जाए। हमास को काफी समय तक नेतन्याहू ने पैसे दिए। नेतन्याहू की रणनीति थी फिलिस्तीन 2 टुकड़ों में बंट जाए। फिलिस्तीन 2 टुकड़ों में बंटेगा तो विरोध नहीं होगा। स्वतंत्र फिलिस्तीन देश की मांग मजबूत नहीं हो पाएगी। हमास को एसेट बनाया गया। पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने भी इसे सही माना है। 2023 का हमला 2018 वाली फंडिंग नीति का खौफनाक रिजल्ट था। अब भ्रष्टाचार के केस भी सुन लीजिए। 3 प्रमुख मामले हैं, केस 1000, 2000 और 4000। इसमें इजरायली पुलिस ने नेतन्याहू, उनकी पत्नी सारा और बेटे यायर से 1000 घंटे से अधिक की कड़ी पूछताछ की थी। इनके खिलाफ रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के पुख्ता सबूत थे। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, इन कानूनी कार्रवाइयों पर ब्रेक लग गई। आलोचक ये मानते हैं कि नेतन्याहू ने युद्ध को एक रेस्क्यू मिशन बना लिया या फिर खुद का सुरक्षा कवच बना लिया। जब तक जंग जारी रहेगी वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे और जब तक वो प्रधानमंत्री हैं उन्हें जेल जाने से छूट मिली रहेगी। बीबी फाइल्स दिखाती है कि कैसे सत्ता का मोह एक पूरे क्षेत्र के विनाश का कारण बनता है। बीबी फाइल्स का सार यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इजराइल की सुरक्षा से बड़ा उनका अपना बचाव है। हमास को फंडिंग देना, सुरक्षा चेतावनी को नजरअंदाज करना और युद्ध को अंत तक खींचना यानी अंतहीन कर देना, सब उनके उस डर से जुड़ा हुआ है जो 1000 घंटे की पुलिस पूछताछ के बाद पैदा हुआ। यह पुख्ता तब और हो जाता है जब हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ नेतन्याहू ने जंग छेड़ी। गाजा पीस के बाद थोड़े ही दिनों में सीजफायर तोड़ दिया और लेबनान में हमले शुरू कर दिए। उधर ईरान शांत था, कोई एक्शन नहीं किया। बावजूद इसके इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया, यानी इजराइल ने एक और लड़ाई की शुरुआत कर दी। अगर लेबनान के साथ लड़ाई बंद हो जाती है तो कहेंगे गाजा के साथ चल रही है, गाजा के साथ बंद हो जाती है तो कहेंगे ईरान के साथ चल रही है, ईरान के साथ बंद हो जाती है तो कहेंगे हिजबुल्लाह के साथ चल रही है, हमास के साथ चल रही है। यानी नेतन्याहू ने अपने इर्द गिर्द जंग का ऐसा दायरा बुना है जिससे इजराइल कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। इजराइल में अगला आम चुनाव 27 अक्टूबर 2026 या उससे पहले होने की संभावना है। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद गाजा युद्ध के कारण नेतन्याहू सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी है और 60% से अधिक जनता युद्ध के बाद जल्द चुनाव चाहती है। नेतन्याहू के नेतृत्व वाला गठबंधन फिलहाल कायम है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। तो क्या चुनाव में अपनी कुर्सी गंवा देंगे नेतन्याहू और उसके बाद जेल के सलाखों के पीछे होंगे नेतन्याहू? आइए देखते हैं। अगला चुनाव 2026 के अंत में होना है।
लेकिन समय से पहले चुनाव कराने की मांग हो रही है। 75% से अधिक लोग नेतन्याहू को नापसंद करने लग गए। लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ सर्वेस हुए जिसमें कहा गया कि इजरायल में जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं लोग। बेंजामिन नेतन्याहू की लोकप्रियता काफी कम हो गई है। वर्तमान में नेतन्याहू के खिलाफ कानूनी मुसीबतें हैं और न्यायपालिका में सुधार को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इजरायल के राजनीतिक माहौल को और जटिल कर दिया है नेतन्याहू ने। लोग चाहते हैं नेतन्याहू सत्ता से हट जाएं। लोगों का कहना है कि जब से नेतन्याहू सत्ता में है तब से इजरायल समस्याओं और युद्ध में घिरा हुआ है, फंसा हुआ है। और अगर ऐसा है तो यह बहुत गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि सिर्फ एक या दो व्यक्ति की वजह से पूरी दुनिया एक बड़े परेशानी के दौर से गुजर रही है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।